वेलकम टू स्टडी क्लासेस। मैथमेटिक्स के इस सेशन में वेक्टर अलजेब्रा की चर्चा हम करेंगे। सदिश बीजगणित जो कैलकुलस का पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से। अब सदिश बीजगणित आपका एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 10 है, यानी 10वें चैप्टर की चर्चा हमको करनी है। सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा, इसकी कुछ बातों को आप 11th फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। डॉट गुणा, क्रॉस गुणा, डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वेक्टर क्या होते हैं, यानी सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश राशियां वह राशियां जिनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, जिनके लिए केवल हमको परिमाण की जरूरत होती है, उनके लिए कोई डायरेक्शन, कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है। ऐसी भी भौतिक राशियां हैं या ऐसी राशियां भी हैं जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, और ये राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि केवल दिशा होना आवश्यक नहीं है, सदिश राशि होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वो योग के सदिश नियमों का पालन करें। अगर कोई भौतिक राशि योग के सदिश नियम का पालन करती है, उसमें परिमाण है और दिशा है, तो वो निश्चित रूप से सदिश राशि कहलाएगी, यानी सदिश राशि। अब किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं। एक तीर लगा देते हैं, तीर की जो नोक होती है वो सदिश राशि की दिशा को दर्शाती है, और तीर की जो लंबाई है वो सदिश राशि के परिमाण को दर्शाती है। तीर की लंबाई सदिश राशि के परिमाण को, और तीर के नोक की दिशा सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर क्या है? अगर हम एक 3 डायमेंशन त्रिविमीय अक्ष की चर्चा करें, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड त्रिविमीय अक्ष का मतलब हुआ 3 परस्पर लंबवत। ये हो गया एक्स, ये वाई, और एक और जो इस पर लंब हो, यानी एक्स वाई और एक ये जेड परस्पर लंब होते हैं। तो अगर हम ये ओरिजिन हो गया और यहाँ पर एक बिंदु पी लें जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, तो जो ओपी होगा ये होगा एक्स आई धन वाई जे धन जेड के। ये पी का पोजीशन वेक्टर होगा, पी का स्थित सदिश ये ओपी होगा, और ओपी को हम आर से भी लिख देते हैं, यानी वेक्टर आर हमारा हो जाता है एक्स आई धन वाई जे धन जेड के। और आपको ये पता है कि आई जे के क्या है? एक्स वाई और जेड अक्ष की दिशाओं में एकक सदिश कहलाते हैं। एकक सदिश, एकक सदिश माने जिनका मापांक 1 होता है, और जो क्रमशः एक्स वाई जेड अक्ष की दिशाओं में होते हैं, परस्पर लंबवत एकक सदिश हैं ये आई जे के। और अगर हम इसका मापांक निकालते हैं माड ओपी, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, और इसका मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका मापांक हो जाता है, यानी P का स्थित सदिश होगा एक्स आई धन वाई जे धन जेड के। अब यहाँ बात आती है डायरेक्शन कोसाइन की, दिक् कोज्या। तो दिक् कोज्या क्या है? कास अल्फा क्या होगा? एक्स बटे आर, कास बीटा वाई बटे आर, और कास गामा जेड बटे आर। ये एक्स वाई जेड के मान हुए, उनको आप ऐसे लिख लें ताकि भ्रम न रहे, आर इस तरीके से। तो ये एक्स वाई जेड के मान हुए, और इस प्रकार से हम जो कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा मिलता है, इनको हम दिक् कोज्या कहते हैं। आर के डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, दिक् कोज्या, दिक् कोज्या, वेक्टर आर की दिक् कोज्याएं ये कहलाती हैं, और इन्हीं को हम एल, एम और एन कहते हैं। अब अगर हम एल स्क्वायर धन एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर निकालें, यानी कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर गामा,
तो एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान 1 नहीं होगा, आर स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। यानी दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है। किसी भी सदिश की दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग 1 कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि एल आर, एन आर और एम आर क्या चीजें हैं। अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो एल आर होगा, y का मान एम आर होगा और z का मान एन आर होगा। माने x बराबर एल आर, y बराबर एम आर और z बराबर एन आर। इसलिए जो p के निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, x y z माने गए, यानी एल आर, एम आर और एन आर ये निर्देशांक कहलाते हैं और इनको हम दिक् अनुपात भी कहते हैं। एल आर, एम आर, एन आर, एल आर, एम आर तथा एन आर को दिक् अनुपात ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और याद करने वाली है कि दिक् अनुपात क्या होता है। तो दिक् अनुपात क्या है, एक्स वाई जेड जो हैं यही दिक् अनुपात कहते हैं और इनका मान हो जाता है एल आर, एम आर और एन आर और इनको हम क्रमशः ए बी सी से निरूपित करते हैं। यानी ए बराबर एल आर, बी बराबर एम आर और सी बराबर एन आर। तो इस प्रकार से हमारे पास एल आर, एम आर और एन आर के मान हुए और इनको क्रमशः ए बी सी कहा जाता है और ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात कहलाते हैं। तो ये सामान्य सी बात हुई। अब सदिश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सदिश हैं, इनकी अगर चर्चा करें, शून्य सदिश की बात करें तो शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका मापांक शून्य होता है। जब मापांक शून्य हो गया तो इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो जाएगा और ऐसी स्थिति में हम इसके दिशा की कोई बात नहीं कर सकते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी, ये स्पष्ट नहीं होता है कि इसकी दिशा क्या होगी। इसके बाद मात्रक सदिश, एकक सदिश यानी जिसका मापांक 1 होता है। आई जे के मात्रक सदिश ही हैं, इनके मापांक 1 लिखे जाते हैं। तो मात्रक सदिश का मतलब हुआ एकक सदिश जिसका मापांक है वो 1 होता है, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। सह आदिम सदिश, 2 अथवा 2 से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु अगर एक ही है तो ऐसे सदिश सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं। संरेख सदिश, 2 अथवा 2 से अधिक सदिश अगर एक ही रेखा के समांतर हैं तो ये संरेख कहलाते हैं। समान सदिश, यदि 2 सदिश ऐसे हैं कि उनकी परिमाण और दिशाएं परस्पर समान हैं, यानी उनके परिमाण भी समान हैं, उनकी दिशाएं भी समान हैं, तो ऐसे सदिश समान सदिश कहलाते हैं। और अगर ये सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं तो इनको हम वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिख सकते हैं। ऋणात्मक सदिश, ऐसे सदिश कि उनकी दिशा तो समान है लेकिन एक की दिशा दूसरे की दिशा के विपरीत है, माने वो समांतर तो हैं लेकिन वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ऐसे सदिश विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो ये बात हुई। आपका जो 10.1 एक्सरसाइज है उसमें कुछ विशेष नहीं है, 4-5 सवाल हैं और उसमें केवल मौखिक करने वाले सवाल हैं कि उनको निरूपण करना है तो कैसे करना है, डायरेक्शन में है तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। सदिशों का योगफल हम कैसे करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, सदिशों का योग कैसे किया जाएगा, अगर हम इसकी चर्चा करें तो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी और इनको जोड़ना है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग ज्ञात करने के लिए हम वेक्टर ए सबसे पहले खींचते हैं, यानी वेक्टर ए खींचते हैं ये, और फिर जहां पर वेक्टर ए शुरू हुआ खत्म हुआ था
वहां से हम वेक्टर बी खींचते हैं इस प्रकार से। ये ध्यान रखना होगा कि ये एंगल सेम होना चाहिए, इनके बीच का जो कोण है वो सेम होना चाहिए। ये है अगर हमारे पास ये वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इस तरीके से ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए खींच लिया गया। अब हम इसको इसके समांतर अगर इस तरीके से करें तो इनके बीच जो कोण बन रहा है ये वाला, ये न्यून कोण जो बन रहा है, यानी इसके समांतर हमको यहाँ पर खींचना है और इसके समांतर इस तरीके से हम यहाँ एक वेक्टर बी खींच लेते हैं। ये वेक्टर बी हो गया और अब हम इसको मिला देते हैं और इस प्रकार से जो मिलेगा वो इनका योगफल कहलाएगा, माने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहलाएगा। इसी प्रकार से हम इनका अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। बी की दिशा उलट दें तो बी इधर आ जाएगा तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात हो जाएगा। यानी सदिशों का योग करने के लिए वेक्टरों का हम जोड़ कर सकते हैं, वेक्टर ए धन वेक्टर बी, और इस तरीके से उनको सदिश रूप में जोड़ दिया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम यहाँ चर्चा करें एक त्रिभुज की ए बी और सी, तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, अगर हम इसको ए पढ़ें, इसको बी पढ़ें, इसको सी पढ़ें, तो ए सी क्या है? ए सी हमको मिला था ए प्लस बी, यानी हमको मिला ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी को हम ए सी लिख सकते हैं और सी ए को माइनस ए सी लिखा जा सकता है। विपरीत सदिश की बात अभी की गई, तो ये 0, यानी इनका कुल योगफल अगर हम सदिश रूप में देखें तो वो 0 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई तीनों भुजाएं ले ली जाए तो चक्रीय क्रम में लिया जाए, माने परिमाण और दिशा के साथ लिया जाए, तो उनका कुल सदिश योग 0 हो जाता है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके पास, ए बी प्लस बी सी को हम ए सी लिख सकते हैं और इसकी आपको वेक्टर पढ़ते समय बहुत जरूरत पड़नी है। कैसे? हमको ये देखना पड़ेगा कि किसी सदिश का अंतिम वाला बिंदु और किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु अगर मैच कर रहा है तो इन दोनों को हटाकर शेष जो बचेगा वही सदिश हम लिख देते हैं। यानी किसी का अंतिम पॉइंट और किसी का पहला पॉइंट अगले सदिश का मैच कर रहा है, बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? बी सी बराबर ए सी माइनस ए, माने अगर किसी सदिश का कोई स्थिर सदिश हमको लिखना है तो उस स्थिर सदिश के लिखने का मतलब हुआ कि अंतिम वाले का स्थिर सदिश माइनस पहले वाले का स्थिर सदिश, माने अगर वेक्टर पी क्यू लिखना है तो क्यू का स्थिर सदिश माइनस पी का स्थिर सदिश कर देंगे तो हमको वेक्टर पी क्यू मिल जाएगा। यानी वेक्टर पी क्यू क्या होगा? क्यू का पोजीशन वेक्टर स्थिर सदिश और माइनस पी का स्थिर सदिश, और जब हम इन दोनों को घटा देते हैं तो हमको वेक्टर पी क्यू प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि सदिश के गुणधर्म क्या हैं, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिशों का योग कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है यहाँ। इसके साथ साथ एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है, यानी साहचर्य नियम भी लागू होता है। ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि योग पर क्रम विनिमय नियम और योग पर साहचर्य नियम, ये दोनों नियम लागू होते हैं। प्रत्येक सदिश के लिए एक शून्य सदिश होता है जो उसका योगात्मक तत्समक कहलाता है, जिसको हम जोड़ने पर वही सदिश प्राप्त करेंगे। अब किसी सदिश को अगर अदिश से गुणा किया जाए तो उसके परिमाण में उस अदिश से गुणा हो जाता है, दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो धनात्मक संख्या है तो दिशा जो थी वही रहेगी, लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक होने के कारण उसकी दिशा प्रारंभिक दिशा के विपरीत हो जाएगी। मतलब क्या हुआ
कि अगर एक वेक्टर a है और इसको हम k से गुणा करें तो वेक्टर k a यानी k वेक्टर a प्राप्त हो जाएगा, मापांक में k से गुणा हो जाएगा। और अगर k धनात्मक राशि है तो जो a की दिशा थी वही वेक्टर a गुणे k की दिशा हो जाएगी, और अगर k ऋणात्मक राशि है तो वेक्टर a की दिशा के विपरीत दिशा में k वेक्टर a की दिशा होगी। यानी अगर हम किसी अदिश को यानी किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मापांक में उतने गुना हो जाता है, और दिशा मूल रूप से जो दिशा थी, अगर वो अदिश राशि धनात्मक है तो वही दिशा रहती है, लेकिन ऋणात्मक है तो दिशा पहले की विपरीत हो जाती है। अभी हमने चर्चा की कि दो वेक्टर PQ कैसे निकालेंगे, तो OQ माइनस OP का स्थित सदिश, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं का स्थित सदिश ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, अंतिम वाले बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक वाले बिंदु का स्थित सदिश अगर हम रख दें तो हमको वो स्थित सदिश प्राप्त हो जाएगा। अगर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और यहाँ z अक्ष है कोई, और यहाँ पर एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। P के निर्देशांक है x1 y1 z1 और Q के निर्देशांक है x2 y2 z2। तो आप जानते हैं कि वेक्टर OP क्या होगा, x1i y1j और z1k, और वेक्टर OQ क्या होगा, x2i y2j और z2। और इस प्रकार से अगर हम PQ निकालते हैं तो PQ होगा OQ माइनस OP, और जब OQ माइनस OP करेंगे तो आपके पास आएगा x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1। और अगर इसका मापांक निकालना चाहते हैं तो मापांक क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से हम इसका परिमाण और इसकी दिशा हमको ज्ञात हो जाती है। अब यहाँ एक सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला का मतलब हुआ कि हम किसी सदिश को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो अगर R एक बिंदु है जो PQ को किसी अनुपात m अनुपात n में विभाजित करता है तो R के स्थित सदिश की गणना करनी है। इस प्रकार से ये सेक्शन फार्मूला होगा, यानी R PQ को बिंदु R PQ को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है। मतलब क्या हुआ, PR अनुपात RQ बराबर m अनुपात n, यानी हम लिख सकते हैं NPR बराबर MRQ। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। NPR का मतलब हुआ OR माइनस OP, MOQ माइनस OR। और अब आप ब्रैकेट खोल दें, NOR NOP MOQ और माइनस NO। पक्षांतर कर लें तो m प्लस n एक साथ हो गया, और OR बराबर MOQ प्लस NOP, यानी OR MOQ प्लस NOP बटे m प्लस n। बहुत आसान याद करना, MOQ ये वाला अनुपात ये वाला सदिश प्लस ये वाला अनुपात ये वाला सदिश बटे दोनों अनुपातों का योग। अब अगर m अनुपात n 1 अनुपात 1 है तो OR क्या होगा, 1 रख देंगे, OP प्लस OQ बटा 2, यानी मध्य बिंदु का स्थित सदिश दोनों शीर्षों के स्थित सदिशों के योग का आधा होता है। किसी रेखा के किसी सदिश के मध्य बिंदु का स्थित सदिश उनके दोनों शीर्षों के स्थित सदिशों के योग का आधा होता है। ये सेक्शन फार्मूला से हम इसको कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर बाह्यता विभाजन हो तो यही जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है, एकक सदिश निकालने के लिए, किसी सदिश का एकक सदिश निकालने के लिए हम उसको सदिश को उसके मापांक से भाग करते हैं।
और इस पर एक सवाल भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे कि हम एकक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। आपकी जो 10.2 एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। जैसे एक प्रश्न है i + 2j + 3k की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सदिश लिखेंगे। सदिश क्या है, i + 2j + 3। अब यहाँ पर ये वेक्टर हो गया, वेक्टर r का मापांक निकाल लेंगे, वो क्या होगा, √1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 1 धन 4 धन 9, यानी 1 9 4 13 1 14, √14 हो जाएगा। इसलिए L होगा cos अल्फा x बटा r, x माने 1/√14, m होगा cos बीटा यानी y/r यानी 2/√14, और n होगा cos गामा z/r यानी 3/√14। ये आपका उत्तर हो जाता है। दिक्कोज्या ज्ञात करने का एक सवाल आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है और आप इस तरीके से उसको करेंगे। कभी कभी कुछ सवाल इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि 3 बिंदु दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि वो त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु या समकोण। एक सवाल है कि दिखाइए बिंदु ए बी सी, 3 बिंदु दिए हैं, 1 2 - 1 1 2 - 1 1 1 -3 -5 1 -3 -5 तथा सी बिंदु जो है वो है 3 - 4 -4 3 - 4 -4। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कोऑर्डिनेट आप पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर समद्विबाहु कहता तो दो भुजाओं के परिमाण बराबर होने चाहिए। अगर समकोण समद्विबाहु कहता तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर वर्ग के बराबर होना चाहिए और दो भुजाओं के परिमाण भी बराबर होने चाहिए। अगर यहीं पर एक बात और बढ़ जाती कि समबाहु त्रिभुज होता तो समबाहु माने तीनों भुजाओं के परिमाण समान होने चाहिए। अब यहाँ पर एक समस्या और होती है कि ये शीर्ष दिए हैं कि भुजाएं दी हुई हैं। कभी कभी 3 सदिश दिए होते हैं और कहा जाता है कि ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो अगर वो शीर्षों के स्थित सदिश हैं तो आपको ए बी बी सी सी ए ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर शीर्ष दिए हैं, ये शीर्ष दिए हैं तो आपको ए बी बी सी और सी ए ज्ञात करना। और अगर ये भुजाएं दी होती तो हमको केवल इनका मापांक ज्ञात कर लेना। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, ओ ए दिया है 2i - j + k और ओ बी दिया है i - 3j - 5k और ओ सी दिया है 3i - 4j और -4। ये हमारे पास ओ सी दिया हुआ है। अब हम जब ए बी निकालेंगे तो ए बी आएगा ओ बी - ओ ए। ओ बी - ओ ए करेंगे तो -i - 2j और -6 -i - 2j -6। ऐसे BC निकालेंगे तो OB - OC, सॉरी OC - OB, बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश, तो आपके पास आ जाएगा 2i और -j और प्लस k, 2i - j + k और OA - OC, OA - OC इतना माइनस इतना, यानी -i + 3j और +,
तो हमारे पास -i + 3j + 5k हो गया। अब इनका हम मापांक मिला, मापांक क्या मिलेगा? 1 4 36 यानी √41, x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग। और इसी प्रकार से हम BC निकालें अगर, क्या आएगा? 4 1 1 यानी √6। और CA निकालें तो हमारे पास आएगा 1 9 और 25, ये हो गया 35। अब BC² धन CA² बराबर 6 धन 35 यानी 41 माने AB²। इसलिए त्रिभुज समकोणीय होगा, समकोण। यहाँ पर ये शीर्ष दिए थे, अगर भुजाएं भी होती तो हमको ये काम न करना पड़ता, सीधे इसका मापांक ले लें। ये सवाल हो गया। इस तरीके के तमाम सवाल हो सकते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। अगर एकक सदिश पूछ रहे हैं तो उस सदिश का मापांक निकाल कर हम भाग दे देंगे। कभी कभी कहता है कि सिद्ध कीजिए कि x, y और z अक्षों से समान कोण बनाते हैं, तो हमने दिक्कोज्या निकाला, बताया। अगर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा के मान समान आ जाएं तो अल्फा, बीटा और गामा भी आपस में समान हो जाएंगे, यानी वो x, y और z अक्ष के साथ समान कोण बनाएगा। जैसे एक प्रश्न है कि a बराबर 2i + 2j - 5k तथा वेक्टर b बराबर 2i + j + 3k, 2i + j + 3k के योग के अनुदिश एकक सदिश ज्ञात। योग के अनुदिश एकक सदिश कैसे निकलेगा? सबसे पहले वेक्टर a और वेक्टर b आप लिख लेंगे। तो वेक्टर a क्या है? 2i धन 2j और धन नहीं ऋण 5k। और वेक्टर b क्या है? 2i 2j धन 3। अब हम इनका योग निकाल लेंगे, जिसको हमने वेक्टर c कहा। वेक्टर c बराबर वेक्टर a धन वेक्टर b, 4i धन 4j - 2, ये हो गया। और अब हम इसका, ये यहाँ j है इसलिए ये 3 हो जाएगा, 4i धन 3j - k। और अब हम इसका मापांक निकालेंगे। क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16 9 और 4, ये हो गया √29। और अब आप क्या करेंगे? एकक सदिश निकालना है। तो एकक सदिश क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर c बराबर वेक्टर c अपान मॉड c। वेक्टर c आपके पास है 4i धन 3j - 2k और वेक्टर c का मापांक है √29। तो आप इसको लिख सकते हैं 4/√29 i, 3/√29 j और 2/√29। और इस प्रकार से आप एकक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल आपकी 10.2 एक्सरसाइज में हैं। 10.1 और 10.2 आप कंप्लीट करेंगे। अगले सेशन में हम 2 सदिशों के गुणनफल की बात करेंगे कि उनका डॉट गुणा और क्रॉस गुणा कैसे हो सकता है। आपकी 10.3 और 10.4 एक्सरसाइज उसी पर आधारित है। 2 सदिशों का अदिश गुणन और सदिश गुणन की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इन वीडियो का बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आपके जो भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, जो भी लोग हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें।
अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर बने रहिए। पूरा कंटेंट हम आपको अवेलेबल कराएंगे जिसका उपयोग करके आप अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं।